हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमने पहले पार्ट ए हमने कर लिया है निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी शाखा के संबंध में। ठीक है, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी हेडिंग है दोस्तों सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि या प्रस्तोता, यानी कि सूफी शाखा के जो प्रथम कवि रहे हैं और उनके जो प्रस्तोता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रश्न 44 है दोस्तों। प्रश्न 44 है हमारा दोस्तों, असायत की रचना का क्या नाम है? असायत, ठीक है, ये एक हमारे सूफी कवि हैं। पूछा जा रहा है कि इनकी रचना का नाम क्या है, तो हंसावली। इनकी रचना का नाम है हंसावली। अगली रचना है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हंसावली का रचना काल क्या है? यहाँ पे स्पेल एरर है, ठीक है, इग्नोर दिस। तो हंसावली का रचना काल 1370 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 46वां प्रश्न दोस्तों। 46वां प्रश्न तो पढ़ते हैं, हंसावली को हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? तो दोस्तों डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम काव्य माना है। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न दोस्तों, असायत की किस रचना की काव्य भाषा को लेकर विद्वानों में आपस में मतभेद हैं? तो दोस्तों असायत की रचना है हंसावली। हंसावली की काव्य भाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 48वां प्रश्न है दोस्तों, हंसावली को राजस्थानी भाषा की रचना किसने माना है? तो हंसावली को राजस्थानी भाषा की रचना माना है दोस्तों मोतीलाल मेनारिया ने। मोतीलाल मेनारिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 49वां प्रश्न है दोस्तों, असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत किसकी कथा है? तो दोस्तों असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। विक्रम बेताल की कथा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न, हंसावली में कहाँ की राजकुमारी की कथा है? तो दोस्तों हंसावली में पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा है। पाटन की राजकुमारी हंसावली की कथा। अगला प्रश्न है दोस्तों 51वां प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं दोस्तों मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 52वां प्रश्न, ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है? तो दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन, जिसे लोर कहा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 53वां प्रश्न, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को किस नाम से अभिहित किया है? तो दोस्तों लोर कथा नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 54वां प्रश्न, चंदायन या लोर कहा को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? तो दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन या लोर कहा को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 55वां प्रश्न, चंदायन या लोर कहा का रचना काल क्या है? तो दोस्तों 1389 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 56 दोस्तों, चंदायन या लोर कहा के मुख्य पात्र कौन हैं? तो चंदायन और लोर कहा के मुख्य पात्र हैं लोरिक जो कि नायक है, और मैना और चंदा। ठीक है, लोरिक, मैना, चंदा, ये 3 पात्र हैं। लोरिक जिसमें नायक है। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों 57वां प्रश्न, चंदायन की भाषा कौन सी है? चंदायन की भाषा है परिष्कृत अवधी चंदायन की भाषा है। चंदायन किस भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य है? तो चंदायन अवधी भाषा का पहला प्रबंध काव्य है। ठीक है, अवधी भाषा का पहला प्रबंध काव्य पूछा जाए तो दोस्तों चंदायन है। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न 59, ठीक है। चंदायन में किसे अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है? तो दोस्तों चंदायन में चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है, चंदा को। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में किसके अंतर्गत रखा है? तो दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है, संधि काल के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 61वां प्रश्न, सर्वाधिक संख्या में प्रेम आख्यान के रचयिता कौन है? तो सर्वाधिक संख्या में प्रेम आख्यानों के रचयिता हैं जान कवि, जान कवि। अगला प्रश्न है दोस्तों, जान कवि का रचना काल क्या रहा है? तो जान कवि का रचना काल रहा है दोस्तों 1612 से 1664, 1612 से 1664 ईस्वी, ठीक है। 63वां है प्रश्न है हमारा दोस्तों, जान कवि ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो कुल 78 ग्रंथों की रचना की है किसने? जान कवि ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 63वां प्रश्न है दोस्तों, जान कवि ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 78 ग्रंथों की रचना की है, अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न, जान कवि के 78 ग्रंथों में प्रेम आख्यानक ग्रंथ कितने हैं? तो दोस्तों प्रेम आख्यानक ग्रंथ हैं 29, कितने? 29। तो 78 में से जो प्रेम आख्यानक ग्रंथ हैं वो 29 हैं जान कवि के, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जान कवि के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो प्रमुख ग्रंथ बताने हैं जान कवि के। तो कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरसा साहिजा, कथा पिजरसा साहिजा, देवाद्रेवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैलई मजनू, ग्रंथ लैलई मजनू, ठीक है। इस ग्रंथ को आप याद कर लें, ग्रंथ लैलई मजनू जान कवि, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं जान कवि की हैं जो कि प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 66वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, फारसी में लैला मजनू आख्यान को लेकर लैलई मजनू, लैला मजनू आख्यान को लेकर लैलई मजनू नाम से हिंदी में रचना करने वाले पहले कवि कौन से हैं? तो दोस्तों जान कवि, ठीक है। तो फारसी के लैला मजनू आख्यान को आधार बनाकर हिंदी में जान कवि ने लैलई मजनू की रचना की है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जान कवि की भाषा कैसी है? भाषा पे प्रश्न पूछा गया है, तो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा, राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 78वां प्रश्न है दोस्तों, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती को क्या कहा है? तो दोस्तों वीर कथा कहा है दामोदर कवि ने, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर दास की रचना का क्या नाम है? तो ईश्वर दास की रचना का नाम है सत्यवती कथा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रचना है सत्यवती कथा, ठीक, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 70वां प्रश्न है, सत्यवती कथा को किसने हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा की पहली कृति माना है? तो ठीक है, हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा की पहली कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है, कौन सी? सत्यवती कथा, ईश्वर दास की, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। तो अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा का रचना काल क्या है? तो दोस्तों 1500 ईस्वी में लिखी गई है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, सत्यवती कथा किस भाषा में है? तो दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई है सत्यवती कथा। 73वां प्रश्न है दोस्तों, सत्यवती कथा की भाषा शैली कैसी है? तो दोस्तों दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है सत्यवती कथा। अगला है, सत्यवती कथा में किसका वर्णन है? तो दोस्तों सौंदर्य का, प्रेम विरह निरूपण, तत्कालीन बादशाह का वर्णन है, ठीक है। तो
फिर से देख लीजिए, सौंदर्य, प्रेम, विरह निरूपण और तत्कालीन बादशाह का वर्णन किसमें? सत्यवती कथा में। अगला प्रश्न है, ईश्वर दास कैसे भक्त हैं? ईश्वर दास सगुण उपासक भक्त हैं, सगुणोपासक भक्त हैं। प्रश्न 75। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 76वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, ईश्वर दास को भक्ति काल की किसी भी शाखा में किसने स्थान नहीं दिया है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी शाखा में ईश्वर दास को स्थान नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 77वां प्रश्न है दोस्तों, कुतुबन किसके शिष्य थे? तो चिश्ती वंश के शेख बुरहान, चिश्ती वंश के शेख बुरहान कुतुबन के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, कुतुबन किसके आश्रित कवि थे? तो दोस्तों जौनपुर के बादशाह, जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह, हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कौन? कुतुबन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 69। ठीक है, तो देखते हैं, सॉरी प्रश्न 89। ठीक है, 69 हो गया ना, 79। ठीक है, अगला देखते हैं, कुतुबन की किसने किसने प्रेम आख्यान परंपरा का पहला कवि माना है? कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का पहला कवि माना है। 80वां प्रश्न है दोस्तों, कुतुबन की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों मृगावती, मृगावती कुतुबन की रचना का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृगावती को हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का पहला काव्य किसने माना है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को हिंदी प्रेम आख्यान परंपरा का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 82वां प्रश्न। 82वां प्रश्न है दोस्तों, मृगावती का रचना काल 1501 ईस्वी। ठीक है, तो ये रचना काल पूछा जा रहा है, मृगावती का जो है रचना काल क्या है? तो 1501 आ भी 1501 हो, 1503 हो। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, जो भी हो आप उस पर आंसर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो कहीं पर 1501 मिला है, कहीं पर 1503 मिला है, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो, सूटेबल हो, आप उसको ठीक है आंसर में लगा के आइए। ठीक, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न दोस्तों, मृगावती में किसकी कथा का वर्णन है? तो दोस्तों चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या। ठीक है, किसकी बेटी है? रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। 84वां प्रश्न अब क्या है? मधवानल कामकंदला, मधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो दोस्तों कुशल लाभ और आलम की रचना है मधवानल कामकंदला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 85वां प्रश्न है दोस्तों, गणपति ने केवल दोहों का प्रयोग अपनी किस रचना में किया है? सिर्फ और सिर्फ दोहों का प्रयोग। तो दोस्तों मधवानल कामकंदला में। ठीक है, मधवानल कामकंदला में गणपति ने दोहों का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एक एक नाम से कई कई रचनाएं हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो बस आपको उनका सन ईयर याद कर लीजिए, जिससे कि आपको नाम या फिर कवि पहचानने में ठीक है ना आपको परेशानी ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, 86वां प्रश्न है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेख मोहिदी कहो या फिर महिउद्दीन, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन, ठीक है, या फिर सैयद अशरफ, तो अलग अलग नाम लिखा पाया गया है ठीक है पुस्तकों में। तो दोस्तों दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप उसको टिक लगा के आ जाइए। ठीक है, शेख मुहिउद्दीन या सैयद अशरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
88वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, 88वां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी किस कृति में जायसी के गुरु का नाम सैयद महिउद्दीन लिखा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास, ठीक है, यानी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस पुस्तक में उन्होंने जायसी के गुरु का नाम क्या बताया है? सैयद महिउद्दीन, सैयद महिउद्दीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी किसके समकालीन थे? तो जायसी समकालीन थे शेर शाह सूरी, ट्रंक रोड बनवाई थी ना, जीटी रोड, ठीक है, तो शेर शाह सूरी के समकालीन थे जायसी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जायसी कहाँ रहते थे? तो दोस्तों जायसी रहते थे अमेठी के पास जायस में, ठीक है, अमेठी के पास यानी अमेठी के निकट जायस में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 91वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो जायसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है 92वां प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी की उपलब्ध 3 रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, जो ये तीनों रचनाएं हैं जो कि हमें उपलब्ध हैं, ठीक है। और ये किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के अनुसार अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, जायसी की ये 3 रचनाएं ही मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 93वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, जायसी की किस रचना में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? ठीक है, तो देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण यानी कि अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं अखरावट में। तो जायसी की रचना है अखरावट, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 94वां प्रश्न। तो 94वां प्रश्न है दोस्तों, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत का वर्णन किया है। और 95वां प्रश्न है, जायसी के यश का आधार कौन सी रचना है? तो दोस्तों पद्मावत, पद्मावत के द्वारा ही जायसी को ख्याति प्राप्त हुई है। 96वां प्रश्न है, अगला है हमारा, पद्मावत का रचनाकाल क्या है? तो दोस्तों 1540 ईस्वी के आसपास ये लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 97वां है प्रश्न है, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो दोस्तों 57 खंड हैं। कितने? 57 खंड पद्मावत में। 98वां प्रश्न है दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। सन 957 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। सन 957 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो दोस्तों ये पंक्ति किसके रचनाकाल के संदर्भ में है? तो पद्मावत के रचनाकाल के संदर्भ में लिखी गई है ये पंक्ति, ठीक है, और बैन कवि ने लिखी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 99वां प्रश्न है, पद्मावत में किसका वर्णन है? तो दोस्तों नागमती का, रत्नसेन का और पद्मावती के प्रेम का, विवाह का और उनके विवाह उत्तर जीवन का, ठीक है, वर्णन पद्मावत में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 100वां प्रश्न है, पद्मावत में किसकी महिमा का वर्णन है? तो पद्मावत में मानवीय प्रेम की महिमा का वर्णन है पद्मावत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 101वां प्रश्न, पद्मावत के वियोग चित्रण में किसका वर्णन है? तो दोस्तों बारहमासा का वर्णन है वियोग चित्रण में। 102वां प्रश्न है, पद्मावत कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है पद्मावत। 103वां प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत को प्रबंध काव्य के अलावा और कैसा काव्य कहा जाता है? तो दोस्तों प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, ठीक है। 104वां प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत में किसकी व्यंजना की गई है? तो दोस्तों प्रेम के पीर की व्यंजना की गई है पद्मावत में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत में कौन सी शैली अपनाई गई है? तो दोस्तों पद्मावत में दोहा चौपाई शैली युक्त मसनवी शैली अपनाई गई है। दोहा चौपाई युक्त मसनवी शैली अपनाई गई है। 106वां प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत की भाषा कैसी है दोस्तों? विशुद्ध अवधि है, विशुद्ध अवधि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न 107वां है दोस्तों हमारा, पद्मावत में भारतीय कथा काव्य के किस रूप का निरूपण किया गया है? भारतीय कथा काव्य के किस रूप का निरूपण किया गया है? तो दोस्तों रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का, रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का भारतीय कथा काव्य के रूप का निरूपण किया गया है। ठीक है, पद्मावत में। आगे देखते हैं 108वां प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का कौन सा भाग कल्पित है? तो दोस्तों पूर्वार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग कल्पित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 109वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का कौन सा भाग ऐतिहासिक है? तो दोस्तों उत्तरार्ध भाग, उत्तरार्ध भाग जो है पद्मावत की कथा का वो ऐतिहासिक है आचार्य शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंक्ति है यहाँ पर, ध्यान से देखिए दोस्तों। 110वां प्रश्न, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ठीक है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता एकता का आभास दिया था, जबकि प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। ठीक है, और यह आवश्यकता किसके द्वारा पूरी हुई थी? जायसी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 111वां प्रश्न दोस्तों, पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ, पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ। तो दोस्तों पद्मावत है, ठीक है, और उसके जो प्रतीक हैं वो बताए गए हैं। तो रत्नसेन है, रत्नसेन किसके प्रतीक हैं दोस्तों? मन यानी कि आत्मा के। ठीक है, और सिंघल, जो सिंघल द्वीप है वो किसका प्रतीक है दोस्तों? हृदय का। ठीक है, हृदय का प्रतीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पद्मावती किसके प्रतीक हैं? तो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा। ठीक है, श्रद्धा या सात्विक बुद्धि जिसे परमात्मा कहते हैं, तो यानी पद्मावती इसका प्रतीक है। ठीक है, आगे क्या है? सुवा या फिर हीरामन तोता, सुवा या फिर हीरामन तोता ये किसके प्रतीक हैं? तो गुरु के प्रतीक हैं। ठीक है, नागमती ये किसकी प्रतीक हैं? तो नागमती दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है नागमती। ठीक है, तो ये प्रतीक से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो प्रतीकों को याद कर लीजिए आप अच्छे से। आगे देखते हैं राघव चेतन। ठीक है, तो राघव चेतन किसके प्रतीक हैं? तो राघव चेतन शैतान के। ठीक है, प्रतीक हैं। अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन किसके प्रतीक हैं? तो माता के प्रतीक हैं। ठीक है, माया के, सॉरी माता नहीं माया। ठीक है, माया के प्रतीक हैं कौन? अल्लाउद्दीन। आगे देखते हैं प्रश्न 112 है दोस्तों, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? तो दोस्तों विजयदेव नारायण शाही ने, विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। प्रश्न 113 है दोस्तों, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि क्या है? तो दोस्तों पद्मावत का नागमती वियोग खंड, पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। आगे देखते हैं प्रश्न 114 है, सूफियों में एक सूफी महिला संत थी जिनका नाम बताना है। तो दोस्तों वो है बसरा की राबिया। बसरा की राबिया सूफियों में एक सूफी महिला संत हैं। प्रश्न 115 है दोस्तों, प्रेम आख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किन रचनाओं में मिलती है? तो दोस्तों मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती में, सत्यवती कथा में, चंदायन में, माधवानल काम कंदला में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा मिलती है। प्रश्न 116 है दोस्तों, प्रेम आख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किन रचनाओं में मिलती है? तो दोस्तों पद्मावत या फिर चित्रावली में ये परंपरा मिलती है। कौन सी? 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट
अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।